Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now we start that continue chapter of P block. And in P block we will discuss the group 18th element. Okay, now let's start from starting. Okay, तो बेटा हमने 18th ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। 18th ग्रुप के आपको मेंबर्स पता ही है क्या कौन कौन से होते हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो आपको पता ही है, क्योंकि जो पी ब्लॉक होता है उसमें 13 टू 18 आपके कवर होते हैं। 13 टू 18 कवर होते हैं, राइट। तो ये जो आपका ग्रुप 18 है बेटा, तो ये पी ब्लॉक के अंदर आता है और लास्ट का एलिमेंट है। इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। क्लियर है। और आपको पता ही होगा कि जो ये ग्रुप 18th एलिमेंट है इनको हम नोबल गैसेस बोल देते हैं। इनको हम क्या क्या बोलते हैं, देखो, नोबल गैसेस बोल देते हैं, ग्रुप 18th एलिमेंट बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस बोल देते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये नोबल गैसेस क्यों हैं। तो एक तो इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया है। कहते हैं कि जो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इनको और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं बेटा कि बाहर से इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। और कोई भी देखो, कोई भी जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अपना जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड करना चाहेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है सारे के सारे जो नोबल गैसेज हैं इनका सभी का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है, राइट। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल देखते हो तो जनरल में क्या मिलेगा आपको, NH2 NP6 मिलेगा। N यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 2 to 6। ठीक है। जैसे कि आप हीलियम है, हीलियम तो 2s2 होता है। नियॉन क्या होता है बेटा, 2s2 2p6। और ऑर्गन क्या होता है, 3s2 3p6। क्रिप्टॉन क्या होता है, 4s2 4p6। एंजिनॉन क्या होता है, 5s2 5p6। और रेडॉन क्या होता है बेटा, 6s2 6p6 होता है। ऑल ऑफ दीज गैसेज अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर नोबल गैसेज। जितनी भी सारी की सारी क्या है, ये गैसेज हैं। और ये नॉर्मली मतलब जो आपके रूम टेम्परेचर है, ठीक है, एंड जो आपका नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे इनका जब बिहेवियर देखा गया है वो एज ए गैसेज देखा गया। ओके, राइट। तो इसमें जो सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है वो है आपका रेडॉन। जो रेडॉन है आपको पता ही है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कैसे ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन के डिसइंटीग्रेशन से हमारा जो है रेडॉन ऑब्टेन हुआ है। तो रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम एंड ओके। तो ये ग्रुप 18 के बारे में थोड़ा सा आपको जनरल पता चली गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ऑल्सो नोन एज अ रेयर गैसेस, इनको हम रेयर गैसेस भी कहते हैं क्योंकि बेटा जो इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही रेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। Also known as a rare gas because they are found in very small quantity in nature. They are highly non-reactive है and do not take part in a chemical combination to form compound. अब सबसे पहले बात है ये हाईली नॉन रिएक्टिव कैसे है। नॉन रिएक्टिव इसलिए बेटा क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल है वो क्या कम्प्लीटली फिल्ड है। जब कोई भी एलिमेंट क्या है कम्प्लीटली फिल्ड होगा उसको किसी से ज़रूरत नहीं होगी रिक्वायरमेंट होने की, तो वो दूसरे से रिएक्ट क्यों करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि उसका ऑर्बिटल ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। जबकि आप देखते होंगे जो हैलोजेंस हैं वे रिएक्टिव्स में आते हैं, सोडियम मेटल होते हैं वे हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है लूज करने की। ओके, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड डो नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, और ना ही किसी के साथ पार्टिसिपेट करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस बोल देते हैं। इसके बाद आता है जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई इनका जो अगर हम ट्रेंड देखते हो कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में जो ट्रेंड है वो कैसा है, तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या आता है कि भाई ऑल ऑफ देम मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब कोई भी डाइट में तो होता है, जैसे कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 में, N2 में, ठीक है, फ्लोरीन F2 में। तो बट ये जो आपका क्या कहते हैं हीलियम, नियॉन होते हैं ये कोई डायटोमिक नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, कोई डायटोमिक नहीं बनाते, ये सिंपल सा क्या बनाते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट बनाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस गैस होती है। क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं आप, सोल्यूबिलिटी की सोल्यूबल अगर है या नहीं है,
तो दे आर सेपरेटली सोल्यूबल इन ए वाटर। वाटर के अंदर अगर इनकी सोल्यूबिलिटी चेक करी हमने तो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, सेपरेटली सोल्यूबल है। और इनकी जो सोल्यूबिलिटी है जनरली इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते बेटा क्या होता है, साइज तो इंक्रीज कर जाता है नो डाउट, पर जो उनकी जो थोड़ा सा पोलैरिटी नेचर है, या यू कैन से दैट जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इस वजह से ये क्या होता है, जनरली डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये सोल्यूबल हो जाएंगे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि अलोंग द अबाउट डाउन द ग्रुप जाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या करेगा, एटॉमिक नंबर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बेटा ये दिस इज आर आपका ये 40 पेज के बारे में पढ़ा हमने, जितना भी पढ़ा है। अब हम मूव करते हैं 41 पेज पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वो इनके जो कि जितने भी आपके नोबल गैसेस होते हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्सेस होता है। और वंडरवाल फोर्सेस में क्या होता है, जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है वंडरवाल, ठीक है। तो ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन देम दे पोसेस वेरी लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वंडरवाल जो फोर्स होता है बहुत ही वीक होता है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है बहुत ही वीक कंसिडर किया गया है, ठीक है, कंपैरिजन टू द अदर सब्सटेंस ऑफ कंपेरेबल एटॉमिक मासेस एंड मोलिकुलर मासेस। हाँ, जबकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने से क्या होगा, जो वंडरवाल फोर्सेस है, जो वंडरवाल फोर्सेस है और मोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं साइज के साथ साथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर हुआ। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और वंडरवाल फोर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए तो इनका ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक एंड रेडियाई की बात करें तो इनकी जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होती है। क्यों? क्योंकि इनके एक तो अंदर क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेस होता है, जो वंडरवाल फोर्सेस होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही लूज पड़ जाता है। जब फोर्स लूज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम होएगी आउटर मोस्ट से, और रेडियस क्या हो, छोटी हो जाएगी। जबकि आप देखते होंगे कि जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो इस वजह से उनकी एटॉमिक रेडियस छोटी होती है। बट इसमें क्या होता है कि जो लास्ट के जो ऑर्बिटल होते हैं एक तो फुली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होने से इनमें क्या थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सन ज़्यादा होने से, रिपल्सन ज़्यादा होने से रेडियस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है, in case of a noble gases the atomic radii corresponding to the van der Waal these are quite large as compared with atomic radii of other atom belonging to the same period। मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, आपने ध्यान रखना है जो नोबल गैसेस होती है सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होती है। क्यों? ड्यू टू van der Waal रेडियाई, और ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इनके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं, और उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको जनरल तो पता ही होती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप एनर्जी देते हो उसको हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप सोच के बताओ इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कम होगी। देखो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है बेटा, और जो कोई भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ही क्या कर पाओगे आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाओगे। यानी अगर आप बात करो पूरी पीरियड टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस होती है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और रीज़न आप क्या बताओगे, ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से। क्लियर हुआ। इसके बाद आपके बात करते हैं हम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गई आपको। तो हाँ, तो हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी क्योंकि ऑर्बिटल फील्ड होते हैं।
तो बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वो सबके अंदर यही चीज़ रीजन है। द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी हाई, दिस इज ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेज। हाउएवर आयनेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम हीलियम टू रेडोन ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बेटा 6 पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा बेटा, अब आपको बताइए है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं किसमें, आउटर शेल के अंदर, तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो कुछ जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इनको रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो तभी निकलेगी जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐड वो कराएगा जिसको कमी होती है। अब जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले फैमिली के हैं तो इनको तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि इनको अपना कंप्लीट करना होता है अपना ऑक्टेट, बट इनको तो कोई ऐसी नीड ही नहीं है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बहुत ही कम आती है। रीज़न क्या बताओगे, क्योंकि ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, तो ड्यू टू द स्टेबल NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैसेज एटम हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इन जनरल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आर लो और इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब आप दोनों को मिक्स करते हो, फ्यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा ही क्या करती है, थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी दोगे तो जल्दी लो वेपराइजेशन होता है, पर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या कर जाती है, इनकी एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, पेज नंबर 42। ओके, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, जनरल ट्रेंड पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो कहते हैं नोबल गैसेस आर जनरली इनर्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ईजली। जो नोबल गैसेस होते हैं जनरली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ईजली। क्यों, कंप्लीटली फील्ड है, और कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे बेटा। उन नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैस बोल देते हैं इनको। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। द इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेज ड्यू द फॉलोइंग रीजन। अब ये इनर्टनेस किसकी वजह से है, अब मैंने आपको बताया ही है। तो देखते हैं पॉइंट कौन कौन से बेटा। फर्स्ट पॉइंट है द एटम ऑफ द नोबल गैसेस हैव स्टेबल क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि ये इनर्ट इस वजह से है क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फील्ड है। दूसरा, द नोबल गैस हैव एक्सेप्शनली हाई एनर्जी। अगर मान के चलो कंपाउंड बनाना ही पड़ गया है इनको किसी के साथ, तो इनका इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस चाहिएगा। एम्प्टी स्पेस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक तो दूसरा रीज़न ये हो गया कि इतनी एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करेगा ये। थर्ड है बेटा, द नोबल गैस हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो बिल्कुल ही ख़त्म, जीरो है इनकी। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि जो नोबल गैसेज हैं वो क्या होती है, इनर्ट होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब बात करी इन्होंने जब क्या किया, कुछ स्टडी करी इन्होंने और क्या देखा कि इन 1962 इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय नील बार्टलेट। ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, ध्यान से समझना इसको। नील बार्टलेट, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर कुछ स्टडी करी और स्टडी करके क्या देखा कि इनकी ना आयनेशन एंथैल्पी देखी, किस किस की, ऑक्सीजन की और जिनोन की। और ऑक्सीजन और जिनोन की जो अप्रोक्सीमेटली आयनेशन एंथैल्पी देखी गई वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर थी। फिर क्या देखा कि जब ऑक्सीजन को प्लेटिनम के साथ PTF6 के साथ रिएक्ट कराया गया तो उसने एक आयनिक कंपाउंड बना लिया। उसने सोचा कि जब ऑक्सीजन सिमिलर आयनेशन एंथैल्पी का कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन क्यों नहीं। फिर इन्होंने क्या कराया, जिनोन को ट्रीट करा दिया किसके साथ, PTF6 के साथ। तो उनको क्या मिला, एक आयनिक कंपाउंड मिल गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंपाउंड मिल गया। और तो उससे इनको पता चला क्या कि भाई जिनोन भी क्या कर सकता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। पर जिनोन उन्हीं के साथ कंपाउंड बनाएगा जिसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किससे, जिनोन से। तो मेनली ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही इसके कंपाउंड देखे गए हैं, और एक क्रिप्टॉन भी उन्हीं के साथ में से एक था कि क्रिप्टॉन ने भी एक आधा कंपाउंड बनाया हुआ था, पर ये इनके साथ ही है। तो हम पढ़ते हैं, आपको बता देते क्या हमने समझाया आपको। द नोबल गैसेस हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन 1962 इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय नील बार्टलेट that oxygen react with P2F6 to form compound O2 positive and PTF6 negative। तो क्या बना लिया उसने, काइनेटिक कंपाउंड बनाया। इन दिस कंपाउंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज टू O2 पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा कि जो अगर जब इसके साथ रिएक्ट कराया तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया टू O2 पॉजिटिव में। सिंस आयन, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो आयनेशन एंथैल्पी देखी थी ऑक्सीजन की, उनकी वो कितनी थी 1175 किलो जूल पर मोल थी, जबकि जिनोन की 1170, तो अप्रोक्सीमेटली नियरली सेम थी। तो एनालॉगस रिएक्शन शुड बी पॉसिबल विद जिनोन। तो उन्होंने देखा कि जब ये बना सकता है तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता। फिर उन्होंने ही ट्राइड, नेक्स्ट पॉइंट में बताया मैंने, ही ट्राइड द रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड PTF6 बाय डायरेक्ट द रिएक्शन एंड सिंथेसाइज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस XPTF6 in the form of red crystalline solid। तो now many compound of xenon and krypton are known with fluorine and oxygen। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना जितना अब तक हमने पढ़ाया है, राइट। तो ओके, तो आगे हम चलते बेटा, नेक्स्ट पेज पे है, आपका पेज नंबर है 43। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। जिनोन के कुछ कंपाउंड मिले, कौन कौन से, जैसे फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। इन्होंने कंपाउंड बना के देखे, किसके, जिनोन के। ठीक है, जब जिनोन के कुछ कंपाउंड देखे तो उन्होंने जिनोन का सबसे पहला जो कंपाउंड देखे फ्लोराइड। अब हम कर रहे हैं पहले फ्लोराइड्स वाले, फिर हम ऑक्साइड्स वाले करेंगे, फिर ऑक्सीफ्लोराइड्स वाले करेंगे। तो जब हमने जिनोन फ्लोराइड के कंपाउंड देखे तो इट फॉर्म 3 फ्लोराइड्स। कौन कौन से, XeF2, XeF4, XeF6, ये इस तरह के कंपाउंड बनाए। तो सबसे पहला था XeF2। तो XeF2 को जब निकल ट्यूब के अंदर टेम्परेचर, बेटा इसमें आपको टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप जिनोन के जो वेरियस फ्लोराइड्स कंपाउंड है वो तभी प्रिपेयर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं प्रिपेयर होंगे। तो सिंपल सा देखो, XeF2 बना सकते हो, XeF4, XeF6, बट आपने ध्यान क्या रखना है, उनका रेशो ध्यान रखना है कि आपने फ्लोरीन किस रेशो में लेना है, जिनोन किस रेशो में लेना है, तभी आप इजी से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप पहले जो रिएक्शन है कर सकते हो। दूसरा क्या देखा उन्होंने कि जो जिनोन के फ्लोराइड्स हैं ये इजली से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखी गई। XeF2, XeF4 एंड XeF6 ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड मिले एंड सबलाइम रेडली एट 298 केल्विन। और मतलब सबलाइम का मतलब वेपराइज फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं ये। जैसे XeF2 को आप वेपराइज के फॉर्म 2H2 डालोगे तो Xe + HF + O2 बना लिया इन्होंने। थर्ड है बेटा, जिनोन के ही फ्लोराइड्स की रिएक्शन है कि जब जिनोन के फ्लोराइड्स की रिएक्शन किसके साथ कराई गई, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं उनके साथ कराई गई, तो इन्होंने कुछ आयनिक कंपाउंड बनाए। द फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन XeF2, XeF4 एंड XeF6 रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स लाइक PF5 एंड SbF5 टू फॉर्म एडक्ट इन विच जिनोन फ्लोराइड्स चेंज टू कैटायनिक स्पेसिस। ठीक है, जैसे आप XeF2 है और PF5 है, तो PF5 बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो PF5 क्या करेगा, जो जिनोन फ्लोराइड है उससे एक फ्लोरीन ले लेगा, तो क्या बना लेगा, PF5 क्या बना लेगा बेटा, PF6, और जिनोन किस में चला जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एटम लूज कर दिया। तो XeF पॉजिटिव, PF6 नेगेटिव। ऐसे ही बेटा XeF4 है और SbF5 है, तो क्या बना लेगा, XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर रहे हैं, जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, ये इसी का ही है। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कह रहा है मेनली जो ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द XeF4 और XeF6। अगर आप XeF4 और XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हो, डिपेंड करता है बेटा, जैसे XeF6 के अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो आपको जैसे वाटर XeF4 है, XeF4 के अंदर 12 वाटर लिए, तो आपको क्या मिला, Xe + XeO3 + 24HF + 3O2। ठीक है, जबकि आप XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको XeO3 + 6F मिलता है। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का। ठीक है, देखो दोनों का रिएक्शन को आप कंपैरेटिवली बैलेंस करो तो ऊपर Xe है, नीचे Xe नहीं है, बाकी दोनों में दो चीज़ कॉमन है, XeO3 और +F, बस उसमें O2 ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने 12H2 लिए है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। और जो XeO3 है बेटा वो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है,
तो बेटा हम पेज नंबर 44 में मूव कर चुके हैं। द ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जिनोन नेमली जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड्स, ठीक है। और ये मेनली हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जब आप XCF4 और XCF6 की हाइड्रोलिसिस करते हो। देखो ऊपर भी XCF4 से ही और XCF6 से ही हमने हाइड्रोलिसिस करके दो कंपाउंड बनाए थे, ठीक है। मतलब जनरली XCF4 की जनरल जो जिनोन ट्राईऑक्साइड है XCO3 है, ठीक है। तो आप XCO3 कैसे बनाओगे, XCF4 की और XCF6 की हाइड्रोलिसिस से। पर आपने हाइड्रोलिसिस का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करोगे आप, जो है जैसे ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। XCF4 हो गया, और क्या कह सकते हो आप, एक मिनट, ओके। तो XCF4 जब हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करो आप XCO2 प्लस XCOF2 और XCOF4 आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप XCF4 XCF6 से जिनोन के ट्राईऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स कंपाउंड बना सकते हो। देख लेना ध्यान से कैसे बन रहे हैं। उसमें देखो, मैं चलो आपको थोड़ा सा हिंट तो क्या मिलना है इसमें, आपको F4 है तो F2 मिल रहा है, और F6 में OF4 मिल रहा है। चलो आप जब आप देखोगे तो बन जाएंगे। इसके बाद है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड। तो आपने देखना है कि XCF2 जो है बेटा वो लीनियर शेप का है, XCF4 स्क्वायर प्लेनर शेप का है, जबकि जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है वो मैंने साथ साथ लिख रखी है, sp3d जिनोन फ्लोराइड की है, और sp3d2 आपकी जिनोन स्क्वायर XCF4 की है। ओके, तो एक में स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो sp3d2 जो होता है आपका XCF6 में sp3d3 बनेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है बेटा। ये आपने ना जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, ठीक है, 11th क्लास के अंदर, तो उसमें आपने सब सीखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे सिखाने का इतना वो नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। XCOF2 का स्ट्रक्चर है, आप टी शेप का है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। XCOF4 है, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप है। और XCO2F2 है, ये आपको शीशा शेप का है, और ये sp3d स्ट्रक्चर है, और XCO3 है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट पे जब मूव कर जाओ आप 45 पेज पे। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, कि नोबल गैसेस के यूजेस क्या है। सबसे पहला है हीलियम। बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस एंड नॉन इनफ्लेमेबिलिटी, हीलियम इज यूज टू फिल एयर शिप्स एंड बैलून फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है बेटा, बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस इट यूज्ड इन इनफ्लेटिंग एरोप्लेन टायर, भाई टायर वगैरह में भी फिल करने में इसका यूज़ करते हैं हीलियम का। हीलियम जो होती है वो रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स में भी यूज़ करते हैं। हीलियम जो आपने ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर भी इसका यूज़ है। फोर्थ है बेटा, इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। फिफ्थ है बेटा, हीलियम इज यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफियर इन मेल्टिंग एंड वेल्डिंग ऑफ इजिली ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल। लिक्विड हीलियम सिक्स्थ है बेटा, लिक्विड हीलियम इज यूज टू अटेन वेरी लो टेम्परेचर एंड फाइंड्स अस ए क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट बेटा जो लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका हीलियम है, सॉरी नियोन। नियोन को आपके यूजेस क्या है, नियोन मिक्सड विद हीलियम इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज से इसकी प्रोटेक्शन करता है। नियोन बल्ब जो होते हैं आर यूज इन ए बॉटनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस में इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है बेटा आर्गन। आर्गन विद नाइट्रोजन इट इज़ यूज इन गैसेस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैम्प्स में यूज़ करते हैं। डी है बेटा जिनोन, इट इज़ यूज इन फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में यूज़ किया जाता है। रेडोन क्या बेटा, एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका ये 18th ग्रुप पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। और इसकी हमने वर्कशीट तैयार कर दी है, 46 पेज पर आप देख सकते हो। सबसे पहली है क्वेश्चन क्या है, वाई डू नोबल गैस फॉर्म कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, वाई। नेक्स्ट है बेटा, वाई इज हीलियम यूज इन ड्राइविंग एपरेटस में क्यों यूज़ करते हैं। थर्ड है बेटा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आपने इसको बैलेंस करना है XCF6 प्लस H2O। फोर्थ है बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ XCF2, XCF4 एंड XCF6 विद शेप। फिफ्थ है बेटा, वाई आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18th नॉन एज ए नोबल गैसेस, क्यों कहा गया है।
सिक्स्थ बेटा है कंप्लीट द रिएक्शन, XCF4, XCF6 और XCF6 की हाइड्रोलिसिस। ये बेटा देख लो, एक पार्शली हाइड्रोलिसिस एक फुल्ली हाइड्रोलिसिस है, तो आपने कंपाउंड बनाने हैं कि क्या क्या बनेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ग्रुप 18। तो ये आपका ग्रुप 18 यहीं पर ही फिनिश होता है, पी ब्लॉक आपकी यहीं पर ही फिनिश होती है। पर इसके बाद हम NCERT क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में क्या लिखना है, क्या समझना है और किस टाइप के आपको उसके आंसर देने हैं। ओके, तो बेटा वीडियो को ऑडियो को जो आपको समझ में आई है तो उसका ध्यान में रख के बनाना। ओके, तो बेटा ऑडियो को वीडियो को आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।